ভাৰতৰ ৭৬ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস অসমতো বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হয়। গুৱাহাটীৰ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা হয় গণৰাজ্য দিৱস। কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপিত এই দিৱসত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে অসমৰ মহামহিম ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য। The Honorable Governor of Assam is now being escorted by 4 escorts of the Mounted Police towards the Guard of Honor. ৰাজ্যপালগৰাকীক চৰকাৰীভাৱে খেলপথাৰ প্ৰাংগণলৈ আদৰি আনে অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব ডক্টৰ ৰবি কোটাই। সন্মানীয় ৰাজ্যপালে গ্ৰহণ কৰা গাৰ্ড অফ অনাৰক নেতৃত্ব প্ৰদান কৰে IPS বিষয়া ঋষভ হাংছে। গাৰ্ড অফ অনাৰ গ্ৰহণ কৰিব তেখেতে কিছু সময়ৰ পাছতে আৰু গাৰ্ড অফ অনাৰৰ নেতৃত্ব বহন কৰিছে IPS বিষয়া ঋষভ হাংছে। এয়া মাননীয় ৰাজ্যপাল মহোদয়ক আদৰণি জনাইছে অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব শ্ৰী ৰবি কোটা ডাঙৰীয়াই। राष्ट्रीय सलूट सलामे शस्त्र। सम्मान गार्ड बगल शस्त्र। এতিয়া মাননীয় ৰাজ্যপাল মহোদয়ে গাৰ্ড অফ অনাৰৰ সন্মান নিৰীক্ষণ কৰিছে। গাৰ্ড অফ অনাৰৰ নেতৃত্ব বহন কৰিছে IPS ঋষভ হাংছে। আনকেইটা দলৰ নেতৃত্বত আছে পৰিদৰ্শক খগেন বৰ্মন, উপ পৰিদৰ্শক অনন্ত কছাৰী আৰু উপ পৰিদৰ্শক মৃন্ময় বৰা। The Honorable Governor is now inspecting the Guard of Honor. The Guard of Honor led by Sri Ashok Hans, IPS Kokajar DPF, with the other teams led by Inspector Hogan Borman, 14th APM, Sub-Inspector Ananta Kasari, Kokajar DPF, and Sub-Inspector Mrinmoy Bora of Kozai DPF. কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপিত এই গণৰাজ্য দিৱসত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে মহামান্য ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই। লগে লগে হেলিকপ্টাৰেৰে আকাশমাৰ্গৰ পৰা পুষ্পবৃষ্টি প্ৰদৰ্শন কৰা হয়।
ভাষণিতে অসমীয়াতে ৰাজ্যবাসীক সম্বোধন কৰি গণৰাজ্য দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি ভাষণ প্ৰদান কৰে মাননীয় ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই। নমস্কাৰ। গণৰাজ্য দিৱসৰ উপলক্ষে মোৰ অসমৰ ভাই ভনী সকলক आंतरिक शुभेच्छा ज्ञापन करूँ। मेरे प्यारे असमवासियों, मेरा सौभाग्य है कि माँ कामाख्या की इस पवित्र धरती पर महापुरुष श्रीमंत शंकर देव और श्री श्री माधव देव के आशीर्वाद से माँ भारती के सपूत लाचित बरफुकन शहीद कनकलता बरुआ, कलागुरु विष्णु प्रसाद राभा, गुरु कुंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाला, डॉक्टर भूपेन हजारिका जैसी महान विभूतियों की कर्मभूमि का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। आज गणतंत्र दिवस के इस पवित्र अवसर पर देश को दिशा देने वाले अपने पूर्वजों को हम श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं। साथ ही अपने राज्य और देश की प्रगति और समृद्धि के लिए अपनी प्रतिबद्धता को एक बार पुनः दोहराते हैं। मेरे प्रिय असमवासियों, आज असम विकास की नई नई कहानियां लिख रहा है। पिछले वर्ष शांति स्थापना, बुनियादी ढांचे, सामाजिक कल्याण, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। हमारा ध्यान सतत और समावेशी विकास पर है। इसका लाभ दूर दराज के गांव से लेकर हमारे शहरी क्षेत्रों तक हर नागरिक तक पहुंचे, यह हमने सुनिश्चित किया है। लंबे समय से चले आ रहे संघर्षों का सफल समाधान, बुनियादी ढांचे, प्रगति और लक्षित सामाजिक कल्याण कार्यक्रम जीवन को बदल रहे हैं। समृद्ध असम के लिए हमारे दृष्टिकोण को मजबूत कर रहे हैं। अभिनव नीतियों और मजबूत राजकीय कोष प्रबंधन के माध्यम से राज्य का चहुमुखी विकास, युवाओं और महिलाओं का सशक्तिकरण और हाशिए पर रह रहे समुदायों का निरंतर उत्थान हो रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास में असम की उपलब्धियां हमारे संकल्प को प्रदर्शित करती है। गणतंत्र दिवस पर आइए हम उन लोगों के बलिदान का सम्मान करें जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। आइए हम असम की सामूहिक प्रगति में योगदान देने, शांति, सद्भाव और सतत विकास सुनिश्चित करने का संकल्प लें। दृढ़ संकल्प और एकता के साथ हम अपने राज्य और राष्ट्र के लिए एक उज्ज्वल और अधिक समृद्ध भविष्य का निर्माण करेंगे। मेरे प्यारे असमवासियों, असम का सकल राज्य घरेलू उत्पाद औसतन 13% की दर से बढ़ा है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए यह 5.70 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है, जो राष्ट्रीय औसत से 9.6% की तुलना में 19% की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। असम अपने विकास योजनाओं में सतत विकास लक्ष्यों को एकीकृत करने वाले पहले राज्यों में से एक है, जिसने असम एजेंडा 2030 लॉन्च किया है। राज्य ने अपने प्रदर्शन में लगातार सुधार किया है, जो एसडीजी इंडियन एक्सप्रेस आकांक्षी से फ्रंट रनर की ओर बढ़ रहा है। असम ने देश में उच्चतम 100 स्कोर के साथ गोल 7 का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। अपराध नियंत्रण, उग्रवाद से निपटने, जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के मामले में पिछला वर्ष राज्य के लिए महत्वपूर्ण रहा है। असम पुलिस और सरकार के प्रयासों से कई उग्रवादी समूहों ने हथियार डालकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। असम आंदोलन के दौरान प्राणों की आहुति देने वालों के सम्मान में असम सरकार ने असम आंदोलन पीड़ित कल्याण ट्रस्ट की स्थापना की है। यह ट्रस्ट पीड़ितों और उनके परिवार के सदस्यों को पुनर्वास या आंदोलन से प्रभावित लोगों को अन्य लाभ प्रदान करने के लिए योजनाएं और कार्यक्रम तैयार करने के लिए समर्पित है। इसके अतिरिक्त सरकार ने गुवाहाटी में शहीद स्मारक क्षेत्र का निर्माण करने का निर्णय लिया है। देवी और सज्जनों, राज्य सरकार के मादक पदार्थों के प्रति जीरो टॉलरेंस अभियान का असम पुलिस ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। इसके परिणाम स्वरूप एनडीपीएस अधिनियम के तहत लगभग 10,000 मामले दर्ज किए गए हैं। 17,000 से अधिक मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया गया और बड़ी संख्या में मादक पदार्थ जब्त किए गए। निरंतर प्रयासों के कारण महिलाओं के खिलाफ अपराध भी 2023 में 12,000 मामलों की तुलना में 2024 में 5,000 मामले तक कम हो गए। असम पुलिस ने बाल विवाह के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाया है और पिछले साल तक 6,000 मामले दर्ज किए। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान पुलिस ने मानव तस्करी के 450 मामले दर्ज किए। 700 से अधिक मानव तस्करों को गिरफ्तार किया।
लगभग 900 पीड़ितों को बचाया है। जेल कैदियों के सुधारात्मक और सतत पुनर्वास के हित में असम सरकार द्वारा जेल को सुधार गृह में बदलने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। कैदियों के कुशल प्रशिक्षण के लिए जेल विभाग ने वर्ष 2024 के दौरान असम की सभी जेलों के लिए कारागार से कारीगर योजना भी लागू की है। मित्रों, भूमि मामले में और आपदा प्रबंधन में सरकार ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। पिछले 2 चरणों में मिशन वसुंधरा की शानदार सफलता के पश्चात सरकार ने 20 अक्टूबर 2024 को नई सेवाओं के साथ मिशन वसुंधरा का तीसरा चरण लॉन्च किया है। राज्य में लगभग 7 लाख आपदा प्रभावित लाभार्थियों को डीबीटी प्रक्रिया के माध्यम से 350 करोड़ राशि जारी की गई है। इस वर्ष सरकार ने बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के लिए अब तक 440 करोड़ से अधिक रुपए जारी किए हैं। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित आसाम इंटीग्रेटेड रिवर वेसल मैनेजमेंट प्रोग्राम के माध्यम से जोखिम वाले ग्रामीण समुदायों की जलवायु प्रतिरोध क्षमता बढ़ाई जा रही है। नॉन सैलरी बजट का 3% आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए रेजिलियंस बजट के रूप में निर्धारित किया गया है। आपदा प्रभावित समुदायों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रदान करने के लिए स्टेट डिजास्टर रिटर्न फंड का गठन किया गया है। मेरे प्यारे असमवासियों, 2024 में असम को तटबंधों में 8 दरारों बीचेस का सामना करना पड़ा। सरकार ने इन दरारों को बंद करने के लिए जियो ट्यूब तकनीक का उपयोग करते हुए तेजी से कार्रवाई की। इससे बाढ़ का प्रभाव कम हुआ और कोई भी नुकसान नहीं हुआ। क्लाइमेट रिसाइलेंट ब्रह्मपुत्रा इंटीग्रेटेड फ्लड एंड रिवर बैंक सोन रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, नगांव, मेरीगांव, सोनीतपुर, कामरूप, ग्वालपाड़ा, धुबरी जिलों का कार्यान्वित किया जा रहा है। हाल के दिनों में नए मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और बी फार्मा कोर्स का विस्तार करने की तुलना में अधिक हुआ है। आगामी शैक्षणिक सत्र में गुवाहाटी में प्रागज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज चालू हो जाएगा। 2026-27 में चराईदेव, विश्वनाथ और बोगाईगांव में 3 और नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। करीमगंज, बागुलपुर, धोमाजी, मोरीगांव, गोलाघाट और शिवसागर में 6 और मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है। 7 नए कॉलेज खुल रहे हैं और पलासबाड़ी में एक नए आयुर्वेदिक कॉलेज का निर्माण चल रहा है। और 2025-26 में गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और सिलचर मेडिकल कॉलेज में बी फार्मा कोर्स शुरू हो जाएंगे। हमने माजुली और ग्वालपाड़ा में 2 50 बिस्तर वाले आयुर्वेदिक अस्पताल, कोकराझार, बाक्सा, मोरीगांव और कालियापुर में 4 आयुष अस्पताल और ग्वालपाड़ा में 1 नया आयुर्वेदिक कॉलेज स्थापित किया है। साथियों, जायका द्वारा वित्त पोषित आसाम हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट और विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त योजना के तहत 7 नए जिला अस्पतालों और IIT गुवाहाटी में एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। पिछले वर्ष 66 लाख से अधिक परिवारों को कौशलेस बीमा द्वारा कवर किया गया। इसके अलावा 16 लाख से अधिक रोगियों ने निःशुल्क CT स्कैन सेवाओं का लाभ उठाया है। 43 लाख रोगियों ने निःशुल्क एक्सरे सेवाओं का लाभ उठाया। 1.36 करोड़ लोगों ने अब तक निःशुल्क जांच सेवाओं का लाभ उठाया है। स्नेह स्पर्श योजना ने लगभग 1200 बच्चों को जीवन रक्षक सहायता प्रदान की है, जबकि 12,000 से अधिक बच्चों को जन्मजात हृदय रोग का निःशुल्क उपचार मिला है। मित्रों, शिक्षा एक समावेशी, रचनात्मक, बौद्धिक और न्यायपूर्ण समाज की नींव है और असम सरकार शैक्षिक परिदृश्य को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता में अडिग है। वर्ष 2021 में स्कूल के बुनियादी ढांचे में पर्याप्त सुधार किए गए हैं। चाय बागान क्षेत्र में 250 से अधिक मिडिल स्कूल, 100 चाय बागान मॉडल स्कूल और 118 मॉडल हाई स्कूल बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त राज्य भर में 50 स्कूलों को उत्कृष्टता केंद्रों में बदल दिया गया है, जबकि कामरूप जिले में 20 और स्कूलों को अपग्रेड किया गया है। उच्च शिक्षा में बुनियादी ढांचे के विकास में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। नए विश्वविद्यालय और मौजूदा कॉलेज में अतिरिक्त स्ट्रीम शुरू की गई है। 7 सरकारी मॉडल कॉलेज पूरी तरह से चालू हो गए हैं। 7 कॉलेजों में विज्ञान स्ट्रीम और 5 पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श महाविद्यालय में कला स्ट्रीम की शुरुआत महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है, जिससे नए शिक्षण पद सृजित हुए हैं। और सांस्कृतिक अध्ययन पर सरकार का ध्यान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में श्रीमंत शंकरदेव जयंती की स्थापना से स्पष्ट होता है, जो शैक्षणिक शोध में असम की विरासत को बढ़ावा देता है। मेरे असमवासियों, इस गणतंत्र दिवस पर मुझे जल जीवन मिशन के तहत असम द्वारा हासिल की गई महत्वपूर्ण प्रगति को साझा करने पर गर्व है।
जिसने सुरक्षित और पीने योग्य पानी तक पहुँचाने सुनिश्चित करने के जीवन को बदल दिया। 58 लाख से अधिक घरेलू नल कनेक्शनों के साथ राज्य लगभग 80% घरेलू कवरेज तक पहुँच गया है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में 95% से अधिक स्कूल और 90% आंगनबाड़ी नल कनेक्शनों के माध्यम से चलने वाले पानी की सुविधा से सुसज्जित है। स्वच्छता के क्षेत्र में असम ने विभिन्न सामुदायिक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए 3200 से अधिक सामुदायिक प्रबंधित स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया है। अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के लिए गोवर्धन योजना के तहत 32 बायोगैस संयंत्र स्थापित किए हैं। ये प्रयास बायोडिग्रेडेबल और प्लास्टिक कचरे का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करते हैं। स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग पहले माध्यम से सतत पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो आवास अनुकूल आतिथ्य सुविधाओं को प्रमाणित करता है। वर्तमान में काजीरंगा में कई रिसोर्ट्स और होटलों ने यह प्रमाण प्राप्त किया है। इसे 14 अतिरिक्त जिलों तक विस्तारित करने की योजना है। मित्रों, मुझे असम द्वारा बिजली क्षेत्र में की गई उल्लेखनीय प्रगति साझा करते हुए खुशी हो रही है, जिसने हाल के वर्षों में परिवर्तनकारी विकास और नवाचार देखा है। सरकार ने पिछले 3 वर्षों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की है, जो इसकी विश्वसनीयता और दक्षता को दर्शाता है। सरकार ने औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए घर घर बिजली नीति अपनाई है। आवासीय बिजली बिलों को कम करने और ऊर्जा उत्पादन करने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 60% तक सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त 45,000 रुपए की सब्सिडी भी शामिल है। आसाम इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के तहत 37 नए ग्रिड सब स्टेशनों के निर्माण के माध्यम से राज्य की ट्रांसमिशन क्षमता को 4,500 MVA से बढ़ाकर 15,000 MVA किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट पूरा होने पर राज्य की लोड हैंडलिंग क्षमता में काफी वृद्धि होगी, जिससे ट्रांसमिशन घाटा 3% से कम हो जाएगा। मेरे प्यारे असमवासियों, ग्रामीण विकास हमारी सरकार के एजेंडे के केंद्र में बना हुआ है, जिसकी पहल का उद्देश्य हमारे लोगों के जीवन में बदलाव लाना और पूरे राज्य में सतत विकास सुनिश्चित करना। असम का जीवन उनके गांव में बसता है और हमारे गांव में समृद्धि राज्य में निरंतर विकास सुनिश्चित करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत असम ने पिछले दिसंबर तक निर्धारित 25.5 लाख घरों में लगभग 19.5 लाख पक्के घरों का निर्माण करके उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। इस पहल ने लाखों परिवारों को सुनिश्चित आवास और सम्मान प्रदान किया है। ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र में 1.03 लाख से अधिक परिवारों को मनरेगा के तहत रोजगार मिला है। हमने 9 करोड़ के लक्ष्य में 8.75 करोड़ रोजगार सृजित किए हैं, जो लक्ष्य का 97% है। असम ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत 100% प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्राप्त करने के लिए देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने का गौरव प्राप्त किया है। हमने 3.58 लाख स्वयं सहायता समूहों का संगठित करके ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाया है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई लखपति दीदी पहल का उद्देश्य महिलाओं को स्थायी आजीविका के माध्यम से 1 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक घरेलू आय प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना है। असम ने 8.82 लाख लखपति बालदेव को सफलतापूर्वक बढ़ावा दिया है। उनमें से 2 लाखपति बायदेव और 2 नमो ड्रोन बायदेव को 15 अगस्त 2024 को लाल किले नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में सम्मानित किया गया। मित्रों, विकास और स्थिरता को सुसंगत बनाने वाले जन केंद्रित दृष्टिकोण के साथ असम के शहरी परिदृश्य को आकार देने में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। अनेक योजनाओं के माध्यम से यह पूरे राज्य में समावेशी विकास को आगे बढ़ा रहा है। सभी शहरों और कस्बों को जलापूर्ति प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है। लगभग 1,500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ जायका द्वारा सहायता प्राप्त गुवाहाटी जल आपूर्ति परियोजना 90% से अधिक पूरी हो चुकी है। मुझे हमारे शहरों और गांव में हो रहे बुनियादी ढांचे के विकास को देखकर बहुत खुशी हो रही है, जो हमें आने वाले दशक की चुनौतियों को सामना करने के लिए तैयार करेगा और असम को बेहतर जीवन यापन के साथ सही अर्थों में एक औद्योगिक राज्य बनाएगा। अमृत मिशन के तहत जौनपुर में ड्रिंक फ्रॉम टैप परियोजना के तहत 19 शहरों में नई पेयजल परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।
सरकार ने 20,000 स्मार्ट और LED लाइटें लगाई हैं तथा 12,000 और लगाने की योजना है। ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का काम पूरा होने वाला है तथा शहर की निगरानी के लिए 2,000 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। PM किसान सम्मान निधि के तहत 2024 में लगभग 19 लाख किसानों को 1,300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की गई है। इसके अलावा वर्ष के दौरान PM फसल बीमा योजना में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। सरकार के केंद्रित प्रयासों ने कृषि को और आगे बढ़ाया है। इसमें 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को चावल की खेती के अंतर्गत लाने में मदद की, जबकि बाजरा मिशन का लक्ष्य 50,000 हेक्टेयर है, जिसमें से 4,500 हेक्टेयर क्षेत्र में पहले ही खेती की जा चुकी है। मत्स्य पालन क्षेत्र असम की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। 2023-24 में मछली उत्पादन 4 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है, जो 2019-20 से 27% अधिक है। डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए धेमाजी और खानापाड़ा में दूध संस्करण संयंत्र, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 5,000 लीटर प्रतिदिन है, वमूल के सहयोग से चालू किया जाना है। इन सुविधाओं का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में 10,000 लीटर दूध को एकीकृत करना है, जिससे लगभग 2,000 किसान लाभान्वित होंगे। मित्रों, सहकारिता विभाग ने सहकार से समृद्धि को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 583 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण से कार्यकुशलता बढ़ी है, ऋण वितरण में तेजी आई है, लागत में कमी आई है और पारदर्शिता में सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राज्य के लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए असम ने दिसंबर में 1.2 लाख मीट्रिक टन से अधिक चावल वितरित किया है, जिसमें लगभग 2 करोड़ 30 लाख नागरिकों को लाभ हुआ है। वृद्धाश्रम, अनाथालयों, गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों और ई-श्रम पंजीकरणकर्ताओं से सहित कमजोर समूहों के राशन कार्ड जारी करने के लिए विशेष पहल की गई है। मेरे प्रिय समवासियों, पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए परिवहन क्षेत्र में कई प्रमुख सुधार पेश किए गए हैं। अधिकृत ऑटोमोबाइल डीलरों को अब पूरी तरह से निर्मित वाहनों को पंजीकृत करने का अधिकार दिया गया है, जिससे वाहन खरीदारी DTO कार्यालय में जारी किया बिना डीलर पॉइंट का पंजीकरण किया पूरी कर सकते हैं। CM ट्रांसपोर्ट रैंडमाइज्ड एलोकेशन नेटवर्क सिस्टम जिला परिवहन अधिकारियों के बीच ऑनलाइन आवेदनों के आवंटन को रैंडमाइज करके पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट ने टर्मिनल सुविधाओं को विकसित करके यात्री और मालवाहक जहाजों से नदी परिवहन सुरक्षा को बढ़ाकर बुनियादी ढांचों को उन्नत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। धुबरी मडिटेरी मार्ग पर रात्रि नौका सेवा जुलाई 2025 तक शुरू होने की उम्मीद है, जिससे कनेक्टिविटी में और सुधार होगा। भारत के पहले अत्याधुनिक नदी टर्मिनल गुवाहाटी गेटवे घाट का निर्माण भी चल रहा है। असम ने बुनियादी ढांचे को व्यापक विकास के माध्यम से बेहतर जीवन स्तर के लिए सड़कों और पुलों के निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति की है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अलावा राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री पक्की पथ निर्माण, पक्की पथ निर्माण और बांध पक्कीकरण योजना शुरू की है। विकास गलियारे बनाए हैं और समावेशी विकास सुनिश्चित किया है। प्रमुख परियोजनाओं में गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से जोड़ने वाले ब्रह्मपुत्र नदी पुल का निर्माण शामिल है। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित असम रेसिलिएंट रूरल ब्रिज परियोजना के तहत 388 पुल विकास के विभिन्न चरणों में है, जिनमें से 216 पुलों पर काम शुरू हो चुका है। 25 और 26 फरवरी को एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट 2025 गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा और अन्य जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भूटान और पूरे दक्षिण एशिया के नेताओं और निवेशकों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा और यह समिट राज्य के औद्योगिक विकास में बड़ा योगदान देगा। जागी रोड में टाटा समूह के 27,000 करोड़ रुपए की सेमीकंडक्टर सुविधा की आधारशिला रखना था, जिसमें 15,000 प्रत्यक्ष नौकरियों और 70 सहायक इकाइयों को समर्थन देने का वादा किया गया था। मेगा निवेश को आकर्षित करने के असम के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 14,800 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश के साथ 28 इकाइयों के लिए समझौता ज्ञापन हुए, जिसमें 21,000 से अधिक नौकरियां सृजित हुई हैं।
टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहयोग से असम सरकार ने 43 सरकारी ITI और 34 पॉलिटेक्निक में कार्यशालाओं के आधुनिकीकरण और उद्योग में 4.0 संरक्षित ट्रेडों की शुरुआत की है। सिंगापुर की ITE एजुकेशन सर्विसेज के सहयोग से स्थापित नॉर्थ ईस्ट स्किल सेंटर ने खाद्य एवं पेय सेवा, हॉस्पिटैलिटी, हाउसकीपिंग, रिटेल सेवा और सौंदर्य एवं स्वास्थ्य एवं अत्याधुनिक 1 वर्षीय सर्टिफिकेट शुरू कर दिया है। साथियों, खेल के क्षेत्र में भी असम सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। असम सरकार का लक्ष्य पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर उभरते एथलीटों को पोषित करने के लिए खेलों को जमीनी स्तर तक ले जाना है। खेल महारण की 3 वर्षीय स्थिरता और उन्नयन योजना के एक भाग के रूप में सरकार ने सरोज जाई स्टेडियम में 155 उत्कृष्ट खिलाड़ियों के साथ 21 दिवसीय आवासीय कोचिंग और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। खेलों को बढ़ावा देने और खेलों के माध्यम से आजीविका के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए वर्ष के दौरान 55 खिलाड़ियों को नियुक्ति की गई है। पदक विजेताओं को, जिनके पास पहले से ही नौकरी थी, नगद प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। मेरे प्रिय असमवासियों, राज्य ने पिछले 1 साल में पूरे राज्य में उल्लेखनीय प्रगति की है, जो अपनी प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए असम की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में चमकता रहा है, जहां पिछले 2 दशकों में सबसे अधिक पर्यटक आए और 2024 में 3.3 लाख पर्यटक आए, जिनमें बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी शामिल थे। 2024 में 2300 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर पुनः वृक्षारोपण किया गया है, जो पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए असम के समर्पण को दर्शाता है। प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधनों, विदेशी वन्यजीवों, मनमोहन प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक स्मारकों, हरे भरे चाय के बगानों और गोल्फ कोर्स से भरपूर असम तेजी से देश के सबसे पसंदीदा स्थलों में से एक के रूप में उभरा है। साथियों, असम सरकार ने 13 जनवरी 2025 को पेरिस में चराइदेव मोईदाम के लिए औपचारिक रूप से यूनेस्को विश्व धरोहर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। बुनियादी ढांचे के विकास के संदर्भ में असम पर्यटन सक्रिय कदम उठा रहा है, जिसमें सभी आधुनिक मनोरंजन सुविधाओं और पार्क आदि के साथ आधुनिक यात्रा निवास की स्थापना शामिल है। रचनात्मकता को बढ़ावा देने, सांस्कृतिक परंपराओं को सुरक्षित संरक्षित करने और राज्य के भीतर और दुनिया भर में असमिया संस्कृति को जीवित परंपरा के रूप में बढ़ावा देने, इसके रूप में और सामग्री में शुद्धता को बरकरार रखने के लिए सरकार ने सक्रिय कदम उठाए हैं। असम की चाय जनजातियों का झूमर नृत्य 24 फरवरी 2025 को गुवाहाटी में प्रदर्शित किया जाता है। मेरे प्रिय समवासियों, चाय जनजाति और आदिवासी समुदाय के बीच शिक्षा परिदृश्य को प्रोत्साहित करने और बेहतर बनाने के लिए विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति, उच्च अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता, ANM, DNM और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। चाय जनजाति और आदिवासी समुदाय के छात्रों के लिए आरक्षित मेडिकल सीटों की संख्या 27 से बढ़ा करके 30 कर दी गई है। सरकार सभी क्षेत्रों, विशेष रूप से बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के समग्र और न्यायसंगत विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मिशन विश्वमुखी के तहत BTR 100% भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल कर दिया गया है, जिससे आसान पहुंच सुनिश्चित हुई है और मैनुअल त्रुटियां कम हुई हैं। बोडो संस्कृति और विरासत के संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए बोडो समुदाय के 21 उत्पादों को GI सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। ग्रीन बोडोलैंड मिशन के तहत पिछले मानसून के मौसम में 1 लाख से अधिक पौधे सफलतापूर्वक लगाए गए हैं। ST छात्रों के लिए मुफ्त आवासीय शिक्षा प्रदान करने के लिए 17 एकलव्य मॉडल स्कूल आवासीय विद्यालय विकसित किए जा रहे हैं। सरकार ने भाषाई और धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों के कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम तथा महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य, केंद्र और शक्ति सदन जैसी पहलों के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को और मजबूत किया गया है। मेरे प्रिय समवासियों, नवंबर 2024 तक
शिकायत निपटान के क्षेत्र में असम शीर्ष रैंक वाले राज्यों में से एक है। इसके अतिरिक्त राज्य के विकास की सुव्यवस्थित करने के लिए एक नया बराक घाटी विकास विभाग बनाया गया है। प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और शासन को नागरिकों के करीब लाने के लिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के साथ 39 को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है और सरकार का गया, अहमदाबाद और पुणे में भवन सह सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने के लिए बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र के साथ सहयोग कर रही है। सामुदायिक जरूरतों को समझते हुए सरकार ने ओबीसी कोटे के भीतर 3% आरक्षण को चाय जनजाति और आदिवासी समुदाय को बढ़ा दिया है। मेरे प्यारे असमवासियों, मुझे जानकर अति प्रसन्नता हुई कि हमारे असम श्री जतीन गोस्वामी को पद्म भूषण तथा श्री अनिल कुमार बोरो, श्रीमती गीता उपाध्याय, जयनाचार्य पथारी और श्री रेवाकांत महंत को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। मैं इस उपलब्धि के लिए सभी पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही इसके लिए मैं केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, प्रदेश का चहुमुखी विकास ही मेरी सरकार का मुख्य लक्ष्य है। आइए हम सभी असम को एक विकसित प्रदेश बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए मिलजुल कर काम करें। ईश्वर हम सभी को स्वस्थ, सुरक्षित एवं सानंद रखे। अपना देश एवं प्रदेश नित्य नए कीर्तिमान स्थापित करता रहे, यही मेरी कामना है। गणतंत्र दिवस की एक बार फिर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। Ladies and gentlemen, we are about to witness a significant moment in the parade proceedings. The parade commander, with his distinguished bearing, is now marching towards the Honorable Governor of Assam to seek his esteemed permission. এতিয়া আকৰ্ষণীয় কুচকাৱাজ প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। পেৰেড কমাণ্ডাৰে মাননীয় ৰাজ্যপাল মহোদয়ৰ অনুমতি গ্ৰহণ কৰি নিজ স্থানলৈ উভতি গৈছে। আকৰ্ষণীয় মাৰ্চ ফাৰ্চেৰে মুখৰিত হৈ পৰে উদযাপনস্থলী। মাৰ্চ ফাৰ্চসমূহৰ নেতৃত্ব প্ৰদান কৰে IPS বিষয়া শ্ৰীমতী সমীক্ষা ৰত্নেশচন্দ জৈনে। মাৰ্চ ফাৰ্চত অংশগ্ৰহণ কৰা সমূহৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে মাননীয় ৰাজ্যপাল মহোদয়ে। আৰু এয়া প্লাটুন নম্বৰ 1 মহিলা কামাণ্ডো বেটেলিয়ন, মহিলা আৰক্ষী কামাণ্ডো বাহিনী, নেতৃত্বত উপ পৰিদৰ্শক নিকি দাস 5th কামাণ্ডো বেটেলিয়ন, উপ পৰিদৰ্শক ভাগ্যশ্ৰী ফুকন 5th কামাণ্ডো বেটেলিয়ন। দেশৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত পুৰুষৰ সমানে আগবাঢ়ি অহা এইসকল মহিলা কামাণ্ডো। ইয়াৰ পাছতেই প্লেটুন নম্বৰ 4 সশস্ত্ৰ শাখা বাহিনী, নেতৃত্বত উপ পৰিদৰ্শক জিত ৰাজ শ্যাম ধুবুৰী DEF। ইয়াৰ পাছতেই প্লেটুন নম্বৰ 6 BSF সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনী, নেতৃত্বত উপ পৰিদৰ্শক অংকিত কুমাৰ। সীমাৰ অতন্ত্ৰ প্ৰহৰী সৰ্বদা সুৰক্ষাত নিয়োজিত BSF। Led by Inspector Shantanu Samanta, here's the platoon number 7, the CRPF contingent. This paramilitary force stands as a stalwart guardian of peace and order, tirelessly serving the nation across diverse terrains. ইয়াৰ পাছতেই প্লেটুন নম্বৰ 8 SSB সশস্ত্ৰ সীমাবল, নেতৃত্বত পৰিদৰ্শক ন্যান বেমো পেটন। সীমান্ত ৰক্ষা তথা বিদ্ৰোহ বিৰোধী অভিযানত মুখ্য দায়িত্ব পালন কৰে SSB-য়ে। The Indo-Tibetan Border Police, or ITBP, stands as a vigilant guardian of our northern frontiers. Here's the contingent led by Inspector Anil Kumar. ইয়াৰ পাছতেই প্লেটুন নম্বৰ 10 যান-বাহন আৰক্ষী, কামৰূপ DEF, কোকৰাঝাৰ DEF, নেতৃত্বত পৰিদৰ্শক দীনেশ চুতীয়া। Led by Sub-Inspector Hemango Das, here's the contingent of the APRO personnel, playing a crucial role in enabling effective network communication within the Assam Police Force. প্লেটুন নম্বৰ 12 অসম বন সুৰক্ষা বাহিনী, নেতৃত্বত উপ পৰিদৰ্শক প্ৰণয় চেতিয়া। And now here comes the Assam Special Reserve Force, or the ASRF, led by Sub-Inspector Latu Borua. প্লেটুন নম্বৰ 14 SDRF অসম
ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ প্ৰশমন বাহিনী নেতৃত্বত উপ পৰিদৰ্শক পাৰ্থ প্ৰদীপ তালুকদাৰ দুৰ্যোগৰ সময়ত সকলো ধৰণে আপোনাক সহায়ত আগবাঢ়ে SDRF And here's the NCC contingent of Pragjyotish College, Guwahati, led by PC Andy Hallam, known for inculcating a sense of discipline, duty, and selfless service in cadets, fostering a strong sense of national pride and commitment to serving the nation. This is the NCC. ইয়াৰ পাছতে প্লাটুন নম্বৰ 16 NSS গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নেতৃত্বত মংগল সিল যুৱচামৰ ব্যক্তিত্ব আৰু চৰিত্ৰ বিকাশৰ মূল উদ্দেশ্য NSSৰ Led by PC Gaurav Barman, here's a contingent of Bharat Scouts and Guides from Guwahati Public School. Platoon number 18 Scout and Guide Modern High School নেতৃত্বত PC আয়ুষ কুমাৰ ৰাধন নিয়মানুবৰ্তিতা অনুশাসন সমাজ সেৱাৰ দ্বাৰা ব্যক্তিত্ব গঢ়াত সহায় কৰে Scout and Guide And for the first time in Republic Day celebration, here comes the Assam Police Dog Squad led by Lance Naik Paul Jiti Klang. Platoon number 20 PSF Band বাহিনী নেতৃত্বত ASI সন্তোষ কুমাৰ Brass bands are a key component of military parades and ceremonies, adding a sense of grandeur and tradition. And here's a central brass band led by Inspector Dulal Devnath. Ford MBBNৰ সুৰঞ্জনা ব্ৰাছ বেণ্ড নেতৃত্বত হাবিলদাৰ গ্ৰেডি ডি চাংমা And commanding attention and respect, here's the Mounted Police Platoon led by Sub-Inspector Ajay Kumar Chaudhary. A valuable asset in sensitive situations, the Mounted Police of Assam Police are known for their distinctive presence and effectiveness in maintaining law and order. Ladies and gentlemen, coming out for you this time, this is the District Disaster Management Authority, presenting a depicting the emergency response by the District Administration during disaster with a well-coordinated effort from emergency response agencies like the SDRF and fire and emergency services. অনুষ্ঠানত অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ প্ৰশমন ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা বিপদৰ সময়ত গ্ৰহণ কৰা উদ্ধাৰ অভিযানৰ শৈলী প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। সময় 9:42 ৰিক্টাৰ স্কেলত 7.8 প্ৰাবল্যৰ এক ভূমিকম্প বৰ্তমান অনুভূত হৈছে। এই ভূমিকম্পত আমাৰ সন্মুখত থকা নীলা ৰঙৰ কেইবাটাও মহলীয়া অট্টালিকা ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। এক হুলস্থলীয়া পৰিৱেশ জনসাধাৰণৰ মাজত ততালিকে স্থানীয় লোকৰ পৰা পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত তথ্য আহিল। ভূমিকম্পৰ তথ্য লাভ কৰিলে কামৰূপ মেট্ৰ' জিলাৰ জৰুৰীকালীন অভিযান কেন্দ্ৰই তাৰ পাছতেই আৰম্ভ কৰে তেওঁলোকে উদ্ধাৰ অভিযান। কামৰূপ মেট্ৰ' জিলাৰ আয়ুক্ত তথা জিলা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ অধ্যক্ষই এটি উদ্ধাৰকাৰী দল গঠন কৰিবলৈ এগৰাকী বিষয়াক নিৰ্দেশ দিয়ে আৰু এনেদৰে ঘটনাস্থলীত অস্থায়ী শিবিৰ স্থাপন কৰি উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ হয়। অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্তই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ জৰুৰীকালীন সহায় আগবঢ়ায়। অট্টালিকাটোৰ কেইবাটাও পৰিয়াল আবদ্ধ হৈ আছে। প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত স্বেচ্ছাসেৱকে উদ্ধাৰ অভিযান এইদৰে আৰম্ভ কৰে। SDRF আৰু NDRF উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰত নামে আৰু পৰিয়ালসমূহক এইদৰে আঘাতপ্ৰাপ্তসকলক ট্ৰেচাৰেৰে ফায়াৰমেন লিফ্টেৰে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। গণৰাজ্য দিৱসৰ এই অনুষ্ঠানটিত 12ৰহণীয়া সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী প্ৰদৰ্শিত হয়। ৭৭তম গণৰাজ্য দিৱসৰ এই মাহেন্দ্ৰ ক্ষণত সকলোকে অভিবাদন, ওলগ আৰু শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। আহক আমি সমস্বৰে কওঁ, বন্দে মাতৰম।
সমগ্র বিশ্ব এক অন্যতম আর বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ ভারতবর্ষৰ ৭৭তম গণৰাজ্য দিৱসৰ আজি পবিত্ৰ দিন। প্ৰাচীন সনাতন সভ্যতা সংস্কৃতিৰ দেশ আমাৰ ভাৰত। যুগে যুগে অনেক প্ৰত্যাহ্বান নেওচি হিমালয়ৰ দৰে উচ্চ শিৰেৰে সুদৃঢ় হৈ থকা এই মহান দেশে ইংৰাজৰ ঔপনিৱেশিক শাসন ওপৰত এক সুদীৰ্ঘ গণ আন্দোলনৰ জৰিয়তে ১৯৪৭ চনৰ ১৫ আগষ্টত স্বাধীনতা অৰ্জন কৰিছিল। চনৰ ২৬ জানুৱাৰী তাৰিখে ভাৰতবৰ্ষই নিজস্ব সংবিধান প্ৰণয়ন আৰু গ্ৰহণ কৰিছিল। এয়া ভাৰতৰ সংবিধান। ইংৰাজৰ ঔপনিৱেশিক শোষণ শাসনৰ অন্ত পেলাই ভাৰতীয়সকলে স্বাধীনতা অৰ্জন কৰাৰ লগে লগে ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰৰ নেতৃত্বত সংবিধান প্ৰণয়নৰ এক সমিতি গঠন কৰা হ'ল। পৃথিৱীৰ বিভিন্ন গণতান্ত্ৰিক দেশৰ সংবিধানৰ পুংখানুপুংখ অধ্যয়ন বিশ্লেষণৰ অন্তত ভাৰতবৰ্ষৰ উপযোগীকৈ সংবিধান ৰচনাৰ সেই অতুলনীয় মহান কামৰ নেতৃত্ব প্ৰদান কৰা ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ প্ৰমুখ্যে স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকললৈ আমি পৰম শ্ৰদ্ধাৰে কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। ভাৰতবৰ্ষই যি স্বাধীনতা লাভ কৰিছে সেই স্বাধীনতাৰ অৰ্থ আৰু স্বৰূপ তেতিয়াহে প্ৰকাশ হ'ব যেতিয়া আমি প্ৰকৃতাৰ্থত এখন গণতান্ত্ৰিক ৰাজ্য গঢ়ি তুলিব পাৰিম। ভাৰতৰ জনগণেই হ'ব প্ৰকৃত ক্ষমতাৰ অধিকাৰী। ডেমক্ৰেচি ইজ বাই দ্য পিপল, ফৰ দ্য পিপল এণ্ড অফ দ্য পিপল। ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক, সামাজিক ন্যায় আৰু সমতাই হ'ব এই দেশৰ মহামন্ত্ৰ। বসুধৈব কুটুম্বকম, এই মহান দেশ ভাৰতবৰ্ষৰ মহামন্ত্ৰ। নানা জাতি, বৰ্ণ, ধৰ্ম, ভাষাভাষী মানুহৰ এই মিলনভূমি, জননী জন্মভূমিস্য স্বৰ্গাদপি গৰীয়সী আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ। ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ সাংস্কৃতিক বৈভৱৰ অধিকাৰী প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে
এই সংবিধানৰ প্ৰতি প্ৰকাশ কৰে অতুলনীয় শ্ৰদ্ধা, আস্থা, বিশ্বাস আৰু সৰ্বোচ্চ সন্মান। আহক আমি সকলোৱে এই গণৰাজ্য দিৱসত দেশ মাতৃকাৰ প্ৰতি নিবেদন কৰোঁ আমাৰ অবিচলিত শ্ৰদ্ধা আৰু প্ৰেম। গণৰাজ্য দিৱস উদযাপনৰ এই মহা আনন্দৰ মাজত আমি চিৰদিন মনত ৰাখিব লাগিব সেই স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলৰ অসীম অৱদানৰ কথা। কাশ্মীৰৰ পৰা কন্যাকুমাৰীলৈ, গুজৰাটৰ পৰা অৰুণাচললৈ এই বিশাল ভূখণ্ড, যাৰ নাম ভাৰতবৰ্ষ। সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে উত্তৰ পূব ভাৰত আৰু অসমৰ জনগণেও স্বাধীনতা সংগ্ৰামত অতুলনীয় ভূমিকা পালন কৰিছিল। নগা পাহাৰত স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ নেতৃত্ব দিছিল ৰাণী গাইডালুৱে। ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে নগা জাতিৰ লোকসকলক স্বাধীনতাৰ অৰ্থ বুজাবলৈ ৰাণী গাইডালুৱে অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিছিল। মণিপুৰত ব্ৰিটিছ বিৰোধী সংগ্ৰামৰ নেতৃত্ব দিছিল বীৰ টিকেন্দ্ৰজিৎ সিং। খাচী বীৰ তীৰত সিঙে ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে প্ৰবল সংগ্ৰাম গঢ়ি তুলিছিল। সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে উত্তৰ পূব ভাৰত আৰু অসমৰ জনগণেও স্বাধীনতা সংগ্ৰামত অতুলনীয় ভূমিকা পালন কৰিছিল। অসমত কনকলতা বৰুৱা প্ৰমুখ্যে বহুতো দেশপ্ৰেমিকে দেশৰ স্বাধীনতা প্ৰাপ্তিৰ বাবে জীৱন আহুতি দিছিল। ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্ৰামত অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ আত্মত্যাগৰ কথা চন্দ্ৰ সূৰ্য থাকে মানে জিলিকি থাকিব। খ্ৰীষ্টিচন মুণ্ডা, দয়াল দাস পানিকা, চাওৰা মংগল কুৰ্কু, তেহলুৰ চাওৰা, ৰামপুৰ চাওৰা, ৰামচন্দ গড় আদি স্বাধীনতা সংগ্ৰামী বীৰসকলে ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰি সৰ্বস্ব ত্যাগেৰে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছিল।
উৰাং হৈ পৰিছিল মালতী মেম। ইংৰাজ চাহাবে তেওঁক ব্যক্তিগত পৰ্যায়তো প্ৰবঞ্চনা কৰিছিল। ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলনত যোগ দিয়াৰ অপৰাধত মালতী উৰাঙক ইংৰাজে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে হত্যা কৰিছিল। এনেদৰেই মালতী উৰাং, ৰাণী গাইডালু, টিকেন্দ্ৰজিৎ সিং, তীৰত সিং আদি স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলে তেওঁলোকৰ বৰ্তমানক আমাৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰি গ'ল। আহক আমি সকলো ভাৰতীয়ই আজি গণৰাজ্য দিৱস উদযাপনৰ জৰিয়তে সকলো বীৰ শ্বহীদলৈ প্ৰণিপাত জনাওঁ। উপভোগ কৰোঁ গণৰাজ্য দিৱসৰ গৌৰৱ গাথা, নিৰ্মাণ কৰোঁ এই দেশ, প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্মলৈ প্ৰবাহিত কৰি ৰাখোঁ দেশপ্ৰেম। ভাৰত মাতৃৰ প্ৰতি আমাৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যৰ প্ৰতি সদা জাগ্ৰত হৈ থাকোঁ। বন্দনা কৰোঁ, গুণ গান কৰোঁ এই মহান দেশৰ, এই মহান সংবিধানৰ, এই গণৰাজ্য দিৱসৰ, এই তিৰংগ পতাকাৰ। ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্য উঠা দেশ, অসমীয়াই ৰূপহী গুণৰো নাই শেষ। ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্য উঠা দেশ, গোটেই জীৱন বিচাৰিলে অলেখ দিৱস ৰাতি, গোটেই জীৱন বিচাৰিলে অলেখ দিৱস ৰাতি। অসম দেশৰ দৰে নহয় ইমান ৰসাল মাটি, চিৰ বিনন্দীয়া তোমাৰ সেউজ পৰিৱেশ। ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্য উঠা দেশ, অসম আমাৰ ৰূপহী গুণৰো নাই শেষ। ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্য উঠা দেশ, অসমীয়াই ৰূপহী গুণৰো নাই শেষ। ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্য উঠা দেশ। আজি ৭৬তম গণৰাজ্য দিৱসৰ মাহেন্দ্ৰক্ষণত আমি পবিত্ৰ সংবিধানৰ সন্মান অটুট ৰাখিবলৈ ভাৰত মাতৃৰ সন্তান ৰূপে সদা জাগ্ৰত হৈ থাকিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হওঁ। আহক।